हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों इसके पहले के वीडियोज़ में हमने सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति का परिचय पार्ट 1 पार्ट 2 में दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया। उसी क्रम में आगे अब हम लोग सीरियल से इतिहास का पूरा कवर अप करेंगे। तो उसी के क्रम में नया वीडियो है वैदिक काल एवं वैदिक सभ्यता, वेद एवं वेदांगों का परिचय पार्ट 1। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, जुड़े रहिए चैनल के साथ और आपको मज़ा आएगा जब आप पढ़ेंगे। और क्या नाम बोलते हैं कि अभी तो आज इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन रखा है, थोड़ी सी जानकारी हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नों को करेंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट 1। और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए स्टडी टेबल से। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे वीडियोस में व्यूज़ आ सकें, मेरा भी भला हो, आपका भी भला हो। मैं तो चाहता हूँ आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं जल्दी से हो जाए और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के साथ और देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और क्या कह रहा है वीडियो, चलिए देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और कह रहा है वैदिक शब्द वेद से बना है। तो वैदिक शब्द किससे बना है दोस्तों? वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। आगे है भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात, मतलब भारत में जो सिंधु सभ्यता थी यानी सैंधव संस्कृति यानी सिंधु सभ्यता, उसके पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो वैदिक सभ्यता है उसे आर्यों की सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता उससे पहले आई, उसे हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहते हैं। या सैंधव सभ्यता मतलब सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, मतलब इन सारी नामों से जाना जाता है। उसके पश्चात जो सभ्यता है उसे वैदिक सभ्यता या आर्यों की सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? आर्यों का शब्द होता है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी आर्य भाषा जो सूचक शब्द है वो किसका है? श्रेष्ठ या कुलीन शब्द का। ठीक है। और अगला है क्लासिकी संस्कृति में। क्लासिकी संस्कृति यानी जो पुरानी संस्कृति है हमारी, उसमें हम लोग क्या कहते हैं? आर्य शब्द सिंधु का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। मतलब सिंधु भाषा में उसे हम लोग कह सकते हैं एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है क्या? उत्तम व्यक्ति। चलिए देख लेते हैं आगे। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। आर्यों का जो इतिहास है वो किससे ज्ञात? हम लोगों ने अभी से कहा ही वेदों की सभ्यता है या आर्यों की सभ्यता है। तो जो आर्यों का इतिहास है वो हमें वेदों से ही ज्ञात होगा। और हमारे वेद कितने हैं? वेद हैं हमारे 4, ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। तो वैदिक साहित्य किसने रचा? यानी जब आर्य भारत में आए उन्होंने अपना विकास किया, उन्होंने अपने मतलब भारत को अपना आश्रय बनाया, अपना घर बनाया, तब उन्होंने अपनी संस्कृति और कल्चर को पूरे भारत में फैलाने का प्रयास किया, इसलिए उन्होंने वैदिक साहित्य की रचना की। तो अगला है हमारा कि आर्यों के मूल स्थान निवास को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार, मतलब कहने का मतलब ये है, कुछ लोग कहते हैं आर्य यहीं से आए थे, कुछ लोग कहते हैं आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो उसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। चलिए देख लेते हैं किस वैज्ञानिक ने क्या तर्क दिया कि आर्य कहाँ से आए थे, कैसे आए थे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर पढ़ा है आर्यों का मूल निवास स्थान और विद्वान, मतलब कि आर्य कहाँ से आए थे और किस विद्वान ने क्या मत दिया है। तो एल.डी. कल ने, किसने? एल.डी. कल ने कहा है कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से जो आर्य आए हैं वो कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से आए, वो किसने कहा? एल.डी. कल ने कहा। तो ब्रह्म ऋषि देश किसे कहा गया है? पंडित गंगानाथ झा ने।
तो अब देखिए, अब आपका आ जाएगा कि ब्रह्म ऋषि देश है क्या। ब्रह्म ऋषि देश जो है गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को क्या कहा गया है, ब्रह्म ऋषि देश। यानी जो गंगा और यमुना, यानी वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर से ये लोग आए हैं, बताए दोआब का क्षेत्र वहाँ से आए हैं। तो ये किसने कहा है, पंडित गंगानाथ झा ने कहा है। अगला है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब हो जाएगा अब, यानी सिर्फ सिंधु सभ्यता की उधर से, यानी पीछे की तरफ से, यानी अफगानिस्तान की तरफ से अगर आए हैं तो वो किसने कहा है, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा है। तो अगले वैज्ञानिक हैं डी एस त्रिवेदी। डी एस त्रिवेदी ने क्या कहा है कि जो देविका प्रदेश है यानी मुल्तान है वहाँ से आए हैं। डी एस त्रिवेदी ने कहा मुल्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि ये दक्षिणी रूस से आए हैं। कहाँ से आए, दक्षिणी रूस से आए हैं। मैक्स मुलर ने कहा है कि मध्य एशिया से आए। कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए। और पंडित बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने क्या कहा है कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए। कहाँ से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और अगले हैं हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने कहा है तिब्बत से आए हैं। हार्ट एवं पेनका ने कहा है कि ये लोग जर्मनी से आए। और गाइल्स ने कहा है कि ये लोग हंगरी से आए। तो विभिन्न वैज्ञानिक हैं, विभिन्न मत हैं, और वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का अपना अपना अलग मत होता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं साक्ष्यों पर। तो साक्ष्यों पर जहाँ तक ज़्यादातर बात की गई तो जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे और यहाँ पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था और अपनी संस्कृति का विकास किया था। चलिए देख लेते हैं आगे वीडियो में आगे क्या कह रहा है। अब बात करते हैं वैदिक काल को। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, ऋग्वैदिक और पूर्व वैदिक काल। कितने कालों में, दो कालों में, ऋग्वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल। और ये कब से कब तक था, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। यानी उत्तर वैदिक काल यानी जिसे पूर्व वैदिक काल कहा जाता है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद का जो इतिहास है वो किससे ज्ञात होगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है और उसी से हमारा ये ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। यानी जो ऋग्वैदिक काल है उसमें लोहे की खोज नहीं हुई थी। और उसके पहले अगर जो हम लोग सिंधु सभ्यता की बात करें तो वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। वहाँ पर तांबा, सोना, चांदी, इस तरीके की जो धातुएं थी वो खोज ली गई थी, लेकिन लोहा वहाँ पर भी नहीं खोजा गया था। और ऋग्वैदिक जो काल था उसमें भी लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे की खोज हुई थी अभी उत्तर वैदिक ग्रंथों में अगर लोहे का उल्लेख मिलता है तो तभी खोज हुई होगी। तो आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में, यानी जो सूक्त है, मंडल है, उनमें 21 नदियों का वर्णन मिलता है। कितनी नदियों का वर्णन मिलता है, 21 नदियों का वर्णन मिलता है। जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा जो आपकी पड़ती है वो अफगानिस्तान में पड़ती है। और सबसे पूर्व में पड़ती है गंगा, यानी जो कि बहती हुई कहाँ से आती है, उत्तर से बहती हुई आती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसलिए इसे सबसे पूर्व की श्रेणी में रखा गया है और पश्चिम में सबसे रखा गया है कुभा को। तो आगे देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में अफगानिस्तान, चीन की 4 नदियों का कुम्रू, कुंभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। यानी मतलब अफगानिस्तान और चीन में 4 नदियां थीं, कुरुमु, कुंभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। जबकि ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां थीं आपकी सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितिस्ता, सिंधु, सुतुद्री तथा अस्किनी। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये नदियाँ तो हमने कभी सुनी ही नहीं और ये भारत में कहाँ पाई जाती हैं। दोस्तों ये जो है नदियाँ, ये नदियाँ जो वर्तमान है उनका पुराना नाम है। पुराने समय में इनको अलग अलग नदियों के नाम से जाना जाता था। तो अब आगे हम लोग इन नदियों का वर्तमान परिचय भी दे देते हैं।
एक फैक्ट और रह गया है, ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। कभी कभी पूछ लेता है कि ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार है या गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है, तो ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। तो अब है ऋग वैदिक काल की नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, यानी वर्तमान में हम उन्हें किस नाम से जानते हैं और प्राचीन नाम उनका क्या है। तो पहला है अस्किनी। अस्किनी को हम लोग जानते हैं चेनाब नाम से। किस नाम से जानते हैं? अस्किनी। विपाशा को हम लोग जानते हैं व्यास नाम से। परुष्णी, परुष्णी को जानते हैं रावी नाम से। और आपकी जो वितस्ता है, वितस्ता को हम लोग जानते हैं झेलम नाम से। किस नाम से जानते हैं? झेलम नाम से। और आपकी है ये कुभा, कुभा को हम लोग जानते हैं काबुल नदी से। किस नाम से जानते हैं? काबुल नदी से। क्रुमु को जानते हैं कुर्रम। गोमती को जानते हैं गोमाल, गोमल। गोमती को जानते हैं गोमल। किस नाम से जानते हैं? गोमल नाम से जानते हैं। और अगला है आपका सुवास्तु। तो सुवास्तु है आपकी स्वात। सदानीरा है गंडक। सुतुद्री है सतलज। और द्रश्वती है घाघरा, यानी घग्गर, घाघरा नहीं, घग्गर नदी। घाघरा नदी तो आपके उत्तर प्रदेश में बहती है। द्रश्वती नाम की है जो घग्गर नदी है। और घग्गर नदी का जो आप है, अगर आपने सिंधु सभ्यता पढ़ा होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पर अंत करते हैं। और अब आपको मिलेंगे, ये थोड़ा सा मैंने परिचय दे दिया पार्ट 1 में। अब आपको मिलेगा क्या नाम बोलते हैं पार्ट 2 में प्रश्नोत्तर, जो कि इससे रिलेटेड होने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा प्रश्नोत्तर आपको मिलेंगे। जब आप सारे वीडियोस देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आज है पार्ट 1 और पार्ट 1 का यहीं पर अंत करते हैं। तो अगर आपको वीडियो इतना सा भी अच्छा लगा हो तो आप पढ़ाई करते हैं या जो भी करते हैं तो उसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो का अंत करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में गजब के प्रश्नोत्तर होने वाले हैं और हम लोग करेंगे फटाक से।